सुनील भाई साहब नमस्ते। मैं जो बात नवेद साहब ने कही वो बात शायद मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि तबलीगी जमात का मामला था जिसपे बिल्कुल भाजपा टूट पड़ी थी कि पूरे देश में कोरोना वायरस फैलाने वाले तबलीगी जमात के लोग थे। और उसके एक साल बाद जब कोरोना वायरस का सेकंड आया था जो ज्यादा डेडली था, जिसमें ज्यादा लोग मरे थे, उस समय यही प्रधानमंत्री जी और यही इनकी पार्टी हरिद्वार में कुंभ मना रही थी। ये सबको याद है। कुंभ में उन्होंने कितने 70 लाख या कितने लोगों को इकट्ठा किया था और एक शब्द किसी ने नहीं बोला था कि अगर 4,000 5,000 तबलीगी जमात के लोग पूरे देश में वायरस फैला सकते हैं तो वो 70 लाख लोग जो आके हरिद्वार में डुबकी लगाए थे वो तो देश क्या, वो पूरे ब्रह्मांड में चांद तक पहुंचा देंगे वायरस, क्योंकि 4,000 बनस्पत 7 लाख था। किसी ने उस पर एक शब्द नहीं बोला था। मैं सुनील भाई साहब एक दो चीजें आपसे इसलिए क्योंकि आप तो इस समय पूरा पुण्य लूट रहे हैं प्रयाग में रह के, क्योंकि प्रयाग में जो बैठा हुआ है उसको तो पुण्य ऐसे ही मिल रहा है। लेकिन मुझे कहीं कहीं ये भी लगता है कि प्रयाग के जो पुराने लोग हैं वो पुण्य तो जरूर लूट रहे हैं लेकिन थोड़ा खून भी जला रहे हैं, क्योंकि जो पुराना कुंभ होता था जो सही में आस्था का कुंभ था उसकी जगह ये तो अब नया कमर्शियल कुंभ हो गया है। दो चीजें मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि एक, अखिलेश यादव जी को 25 दिन पहले जाके वो जल्दी से क्या आए थे कि भाई मैं इनका सपोर्ट कर रहा हूं। उनको 25 दिन में समझ में आ गया कि ये मामला गलत हो गया है। उन्होंने परसों अपने उसको ठीक किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। और हमने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में इसलिए सपोर्ट किया कि ये हम लोगों में डिसाइड हुआ था कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी रीजनल पार्टी, हम उसका सपोर्ट करेंगे। तो क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी या सपा सबसे बड़ी पार्टी थी जब वहां कांग्रेस अभी लड़ रही थी? तो ये मुझे ये लगता है कि सेलेक्टिव याददाश्त जो है लोगों की वो सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। उसमें ईमानदारी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। मैं दोनों चीजों पे आपका एक वो ले लूं कि अभी अरविंद केजरीवाल साहब एक चीज पे मैं कॉमनैलिटी मानूंगा। वो एक चीज बार बार कह रहे हैं मन से कि अगर मुझे आपने हराया तो अडानी जी दिल्ली में उपस्थित हो जाएंगे, बिजली पानी पे उनका कब्जा हो जाएगा। और ये एक शायद कॉमन ग्राउंड है जहां पे मेरे हिसाब से केवल एक नेता जिसका नाम राहुल गांधी है जो अडानी जी पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना पे जीरो टॉलरेंस, संविधान बचाओ पे जीरो टॉलरेंस और अडानी पे भी जीरो टॉलरेंस। मैं इन दोनों चीजों पे कि दिल्ली इलेक्शंस और उत्तर प्रदेश में उसका क्या रिएक्शन, उसका क्या प्रभाव होने जा रहा है उस पर। सुनील भाई साहब। धन्यवाद आनंद जी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन, इंडिया दल समूह जब एकत्रित हुए थे तो ये बात हुई थी कि जो भी दल जिस किसी राज्य में प्रभावी दल होगा उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन यह बात क्या अरविंद केजरीवाल साहब पे भी लागू होती है? जितने लोग हैं और इंडिया दल समूह में जो दल शामिल हैं, कम से कम वैचारिक स्तर पर भी वो भारतीय जनता पार्टी से दूर नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विचार के आधार पर विरोध करते नजर आते हैं। संघ की गतिविधियों का विचार के आधार पर विरोध करते नजर आते हैं। कि अरविंद केजरीवाल साहब के साथ स्थिति है क्या? अरविंद केजरीवाल साहब तो लगातार बहुसंख्यकवाद की राजनीति कर रहे हैं। हम सभी लोगों ने चर्चा की, अल्पसंख्यकों के किसी मुद्दे पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो दिल्ली का मसला हो, चाहे वो गुजरात का मसला हो, चाहे देश के किसी हिस्से में कोई मुद्दा हो, भाषा भी उनकी वही है। अगर अगर बीजेपी के लोग जय श्री राम बोल रहे हैं तो जय हनुमान बोल रहे हैं। ये उन्होंने ही कहा था कि अगर इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक करनी है तो भारतीय करेंसी पे गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा छाप देनी चाहिए। तो वैचारिकी तो उनकी वही है जो जिसको संघ बढ़ाता रहा। और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे चुप होना, चाहे वो सीए के का आंदोलन हो दिल्ली में, उस विषय पर उनकी चुप्पी कि कोई बात उन्होंने नहीं की। जहांगीरपुरी के इलाके में चाहे अतिक्रमण हटाने के नाम पर अल्पसंख्यकों के मकान दुकान गिराने का मसला हो, दंगे के दौरान जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ खड़े होने का सवाल हो, चाहे वो कोविड काल में तबलीगी जमात को लेकर के बीजेपी के द्वारा किए गए हमलों का मुद्दा हो, वो तो हमेशा बीजेपी के साथ नजर आए। पार्लियामेंट में भी अगर आप याद कीजिए, जब धारा 370 खत्म की जा रही थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे।
तो क्या आम आदमी पार्टी का मजबूत होना भारतीय जनता पार्टी का कमजोर होना है? वैचारिक स्तर पे जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि बीजेपी और बीजेपी की विचारधारा कमजोर हो, उसकी सोच कमजोर हो, क्या वह आम आदमी पार्टी को मजबूत करके वो अपने लक्ष्य को पाते हुए दिखते हैं? मुझे तो नहीं लगता। तो समाज का एक बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता, ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के को 3 चुनावों में हराया आम आदमी पार्टी ने। लेकिन यह जब आज जो परिवर्तन हुआ है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी वो तो नहीं रह गई। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ी हो रही है या आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो यह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको यह कांग्रेस की नीति क्यों समर्थक होंगे, क्योंकि वो ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी भी को कमजोर देखना चाहते हैं, वो आम आदमी पार्टी को भी अब मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी उसी विचारधारा की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है जैसे आम भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। ठीक है कि चूंकि वो बीजेपी को हरा रही है तो ढेर सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है एमसीडी के चुनाव में ही आप देखिए, एमसीडी के चुनाव इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी जीती और 15 साल पुरानी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर, लेटेस्ट चुनाव वही है, मतलब लोकसभा, पिछला विधानसभा, फिर लोकसभा और उसके बाद एमसीडी का चुनाव दिल्ली में। एमसीडी का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को जो 4 हिस्सों में बटी हुई थी उसको एक कर दिया, एक चुनाव करवाया, फिर भी उसको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। बड़ा समूह है और भारतीय आम आदमी पार्टी को भी जो सफलताएं मिली थी विधानसभा के चुनाव में, उसके मुकाबले उसमें उस तरह की सफलता उसको नहीं मिली एमसीडी के चुनाव में, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जिसमें केवल अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक भी शामिल है और संविधान के मुद्दे पर जो एक बड़ा वर्ग है अम्बेडकरवादियों का, उसमें दलित समुदाय के भी लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं और किसानों का भी समूह है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी निराश हुए। कांग्रेस का मुखर होना आवश्यक है उन दलों के खिलाफ जो किसी भी तरह से उनकी निकटता अब भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई पड़ती है, विचारधारा के भी स्तर पर। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ, विचारों के साथ आम आदमी पार्टी कहां लड़ती हुई दिख रही है? उस विचार को कहां कमजोर करती हुई दिख रही है जिससे लगे कि नहीं वो संविधान के साथ खड़ी है, वह अल्पसंख्यकों के मुद्दों के साथ भी खड़ी है भारतीय नागरिक होने के नाते, वह संविधान बचाओ के नारे के साथ जो विपक्ष का नारा है या इंडिया दल समूह का नारा है उसके साथ दिखाई पड़ रही है। आपके भारतीय जनता पार्टी से फ्रीवीज के नाम पर आप एक राजनीतिक मुकाबला तैयार कर लें, जो अच्छा जिन मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी, चाहे भ्रष्टाचार का मसला, लोकपाल का मुद्दा कहां चला गया? कोई आज बात कर रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी के साथ एक वैचारिक संघर्ष की जो स्थिति बननी चाहिए थी वो कहां दिखाई पड़ रही है? अगर आप ये नहीं दिख रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सोच को तो कमजोर करने की आवश्यकता है, एक समूह बनाने की जरूरत है। तो कांग्रेस ने यह एक मोर्चा खोल करके बहुत अच्छा काम किया दिल्ली में। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के अपनी राजनीति को लोकसभा के चुनाव की तरह दोहरा नहीं सकती, संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के साथ एक बड़ा समूह खड़ा हुआ है, जो समूह किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है और वह किसी भी ऐसे राजनीतिक दल के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी तरह से मुखर नहीं है, आक्रामक तरीके से मुखर नहीं है जिस तरीके से राहुल गांधी है। समाजवादी पार्टी को आज जो लोकसभा के चुनाव में जो सफलता मिली है, मेरा यह मानना है कि कांग्रेस के द्वारा विपक्ष की राजनीति को आम लोगों के बीच विश्वसनीय बनाने की जो कोशिश है उसका परिणाम है। अन्यथा जो समूह बटा हुआ था, जैसे अल्पसंख्यकों के मुद्दों को याद दीजिए, वो बहुजन समाज पार्टी के भी साथ थे, समाजवादी पार्टी के भी साथ थे, लेकिन वो कंसोलिडेट हो गए समाजवादी पार्टी के साथ या इंडिया दल समूह के साथ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की नीति बहुत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं दिखाई पड़ रही थी। दलितों का एक बड़ा वर्ग है जो समाजवादी पार्टी के साथ कभी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, वह एक सामाजिक संघर्ष की स्थिति थी, उसका भी एक वर्ग तैयार हुआ कांग्रेस के साथ जुड़ने की वजह से।
तो जो दिल्ली की राजनीति है उसका असर उत्तर प्रदेश से पड़ेगा या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कोई अलगाव की स्थिति बनेगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोनों की नीतियों में फर्क है। आम आदमी पार्टी तो कई बार बीजेपी के साथ नजर आती है, बल्कि नजर साफ साफ दिख रही है उसकी राजनीति। चाहे वो आप देखिए, जो बात आज अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि कोई वो कांग्रेस के साथ किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, तो आप हरियाणा में किस बात के लिए शेयर मांग रहे थे? हरियाणा में कौन सी ताकत थी आपके पास? 2-2.5% का वोट तो था। गोवा में आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ने चले गए थे, कौन सी आपके पास ताकत थी? उत्तराखंड में कांग्रेस के खिलाफ लड़ने चले गए थे आम आदमी पार्टी के लोग, कौन सी उनके पास राजनीतिक ताकत थी? राजस्थान में लड़ने चले गए, कौन सी राजनीतिक ताकत थी? आज आप गुजरात में चुनाव लड़ने चले गए और वहां पे कौन सी आपके पास राजनीतिक ताकत थी कांग्रेस की तुलना में? अगर आप मिलजुल कर लड़ते तो संभव था कि आप एक बेहतर चुनौती दे सकते थे विधानसभा के चुनाव में, तो आप तो नहीं लड़ने के लिए तैयार हुए साथ साथ आप। जबकि कांग्रेस की एक मजबूत स्थिति थी वहां पर। कांग्रेस जिसे आज आप दिल्ली में दावा है आम आदमी पार्टी का, उससे बड़ा दावा है कांग्रेस का गुजरात राज्य में। और भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा के स्तर पर भी चुनौती देने की स्थिति में कांग्रेस रही है। तो राहुल गांधी ने मुखर होकर के जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के खिलाफ मोर्चा खोला है, वह उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प देता है जो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है। उनको एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म चाहिए और कांग्रेस के लिए जरूरी भी था। अगर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन नहीं, केवल खोई हुई जमीन का सवाल नहीं है, एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वैचारिक माहौल तैयार करने के लिए भी आवश्यक है। अगर आप आम आदमी पार्टी के इसी नीति के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ भी अगर आप खड़े होते हैं तो कोई बहुत अच्छी राजनीति नहीं होती है दिल्ली में। हालांकि अभी मैं मानता हूं, मेरा अपना ही मानना है कि आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है, लेकिन 2020 के चुनाव की तरह से मजबूत स्थिति में है ऐसा नहीं है। एक बड़ा वर्ग है जो आम आदमी पार्टी से संतुष्ट हुआ, और उसी तरह से कांग्रेस का मजबूत होना बीजेपी के लिए भी नुकसानदायक है। बीजेपी का भी बड़ा वोट बीजेपी कांग्रेस लेगी, खासतौर से जाटों का, पंजाबियों का, सिखों का, जो भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं है। मैंने किसान आंदोलन के कारण से जाट समुदाय जो पिछले चुनाव में बीजेपी को देता रहा है, इस बार तैयार उनके मन में नाराजगी है। डल्लेवाल साहब के अनशन के कारण, डल्लेवाल साहब के अनशन के प्रति सरकार के रवैये के कारण पंजाबियों सिख समुदाय में बहुत जबरदस्त नाराजगी, आप बात करके देखिए लोगों, और यह वर्ग बीजेपी का समर्थक रहा है। लेकिन कांग्रेस का मजबूत होना या कांग्रेस का मुखर होना, मुझे लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों दलों से असंतुष्ट मतदाता कांग्रेस की तरफ जाएंगे और कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो सकती है और कांग्रेस इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाती हुई नजर आएगी।